कहूं कि दूसरों की बीवियों को पटाने वाला मुझसे बढ़कर मैंने आज तक नहीं देखा। ये बात मैं शेखी बगाड़ने के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ रिकॉर्ड के हिसाब से कह रहा हूं। आंकड़ों की संख्या खुद ही बता देती है। आप लोगों में से जो भी सज्जन ये दिलचस्प लेकिन कभी कभी खतरनाक खेल खेलना चाहते हैं, तो उनसे मेरी गुजारिश है कि एक पेन और कागज लेकर बैठें और अच्छी तरह नोट करें। मैं आपको अपने सारे तरीके यानी कि मेथड्स बताने जा रहा हूं। अगर चाहे तो महिलाएं भी अपने बचाव के लिए नोट कर ले। लेकिन एक बार अगर मैंने उन्हें अपने शिकार के लिए चुन लिया तो विश्वास कीजिए सारे के सारे नोट्स धरे रह जाएंगे, क्योंकि मेरे पास बहुत से तरीके हैं जो कभी फेल नहीं होते। तो बहरहाल इस खेल में सबसे ज्यादा जरूरी 3 चीजें हैं। वो है धीरज और ज्यादा धीरज। और जिन लोगों में धीरज का और बर्दाश्त का मादा नहीं है, उनसे मेरी गुजारिश है कि कोई और खेल सीखें। नाव चलाएं, साइकिल दौड़ाएं। औरतों को पटाना उनके बस की बात नहीं है। अच्छा, तो आगे चलें। तो किसी भी मर्द की बीवी को पटाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप जितना हो सके उस औरत से दूर रहें। उसकी तरफ बिल्कुल ध्यान ही मत दीजिए। ऐसा जाहिर कीजिए जैसे आपके लिए उसका अस्तित्व ही नहीं है। वेट, हम लोग उस तक पहुंचेंगे। उसके पति के रास्ते। तो अभी कुछ ही देर में आपको मेरा प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन देखने को मिल जाएगा। यू नो प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन। अभी कुछ ही पलों में वो इस बाग से अपने पति के साथ टहलती हुई गुजरी। इस ख्याल से मेरे दिल की धड़कन बढ़ती जा रही है। मेरे शरीर का रोम रोम चीख कर कह रहा है कि बढ़ो, और उसके गले में बाहें डालकर उसे अपने सीने से लगा लो। लेकिन जरा देखिए एक ग्रेट मास्टर क्या करता है। मैं इतना ठंडा नजर आऊंगा जैसे बर्फ का गोला। वो आ रही है मेरे दिल की मलिका अपने चिड़ी के गुलाम के साथ। ओहो, पीटर सिमोनोविच, क्या खूब मुलाकात हुई। हेलो माय डियर निकोलाइच, कैसे हो तुम? बहुत शानदार नजर आ रहे हो। नोट किया कैसे उसकी तरफ नहीं देख रहा हूँ। लेकिन तुम पीटर 1 नंबर के बदमाश। तुम तो हमेशा शानदार नजर आते हो। एक्सक्यूज मी, मेरी पत्नी से मिले हो? आइरिना। ओ हाँ, मिल तो चुके हो। बेशनब्स का घर डिनर पर तुम उनके पास ही तो बैठे थे। आइरिना, मुझे पता नहीं ये जादूगर उस रात तुमसे क्या बातें किया था, लेकिन मैं तुम्हें आगे के लिए सावधान कर दूं, ये आदमी 1 नंबर का बदमाश, बदनाम, कुआरा, तलवारबाजी का उस्ताद है। तुम्हारी तारीफ में फिलहाल इतना ही बोल सकता हूँ पीटर मैं। तुम तो बात को हमेशा बढ़ा चढ़ा कर बोलते हो नीति। मैडम, बहुत खुशी है आपको दोबारा देखकर। हम लोग यूं ही टहलने के लिए निकले हैं, अगर मन हो और कोई काम ना हो। आओ हमारे साथ। बहुत बहुत मेहरबानी निकोलाइच, लेकिन फिलहाल मैं इस जगह से हिल भी नहीं सकता हूँ। मेरे जीवन में एक नए प्यार का आगमन हुआ है। मेरे पांव पत्थर के हो जाते हैं जब तक कि मैं उसका दीदार न कर लेता। उसका फूल सा चेहरा देखकर ही मुझ में प्राण वापस आता है। बहुत ज्यादा हो गया? नहीं, बस धीरे धीरे रहिए। कमाल है पीटर, तुम तो वाकई कमाल करते हो। कैसी है? खूबसूरत? खूबसूरत? भला की खूबसूरत, भला की हसीन, जैसे आसमान से कोई हूर उतरी। रास्ते में कोई रुकावट, कोई अड़चन? वही जो हमेशा होता है। उसका पति लगता है बहुत निराशा हाथ लगी इस बार। निराशा? और तुम्हें? सवाल ही पैदा नहीं होता दोस्त। मैं शर्त लगा सकता हूँ किसी के भी साथ, और तुम जानते हो मैं शर्त तभी लगाता हूँ जब मुझे पता होता है कि मैं जीतूंगा। खैर चलते हैं। लगे रहो, फंसेगी। मैडम, बहुत बढ़िया रहा है ना? किसी असली प्रोफेशनल का काम देखकर सर अपने आप इज्जत से झुक जाता है। तो क्या आपने नोट किया कि ना तो हमारी ठीक से एक बार भी नजरें मिली और ना ही हमने कोई बातचीत की, लेकिन फिर भी मेरे बारे में उसे इतनी जानकारी मिल गई। नंबर 1, मैं एक मशहूर कुंवारा हूं। नंबर 2, मैं किसी के इश्क में मुब्तला हूं। रोमांटिक औरतों को बड़ी गुदगुदी होती है ऐसी बात। और नंबर 3, मैं बहुत अच्छा तलवारबाज हूं।
उसके आलसी पति की तुलना में तो बहुत बेहतर। इस वक्त अगर सच कहूं तो उसके दिल में मेरे लिए नफरत ही नफरत होगी। वजह नंबर 1, क्योंकि मैं एक बहुत गिरे हुए चरित्र का गंदा आदमी हूं। वजह नंबर 2, क्योंकि मैं अपने इरादे को बयान करने के मामले में बेशर्मी की हद तक बेबाक हूं। और वजह नंबर 3, क्योंकि मेरी दिलचस्पी उसमें नहीं, किसी और में है। अगर अपनी ही तारीफ में मैं कुछ आगे बढ़ गया हूं तो मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन यह बताइए कि आप ये सब कुछ ठीक से नोट कर रहे हैं या नहीं, क्योंकि अब यहीं से रास्ते में नए और नाजुक मोड़ आने शुरू होंगे। तो खैर, अब अगला कदम है हिप्नोसिस, यानी सम्मोहन का। सम्मोहन आंखों से नहीं, बल्कि जबान के जहर से, जैसे कोई सांप अपने शिकार की तरफ बढ़ता है। और मजे की बात यह है कि यह सम्मोहन का जहर उसके पति के मार्फत ही उस तक पहुंचेगा। तो जरा मुलाहिजा फरमाइए कि क्लब में उसके पति से मेरी कैसे अचानक मुलाकात हो जाती है। अरे पीटर, तुम क्या बात है, बहुत बुझे बुझे लग रहे हो। क्या इतना जाहिर हो गया मेरा चेहरा? मैं बर्बाद हो गया निकी। उसकी सूरत देखने को तरस गया हूँ। आखिरी बार उसे तभी देखा था जब तुमसे और तुम्हारी प्रिय पत्नी से भेंट हुई थी। तब से ना मुझे ठीक से खाना नसीब हुआ और ना नींद। मेरी सारी पतलूनें कम से कम 2 इंच ढीली हो गई हैं। उफ निकी निकी, मैं क्यों ऐसी औरतों के पीछे अपनी जवानी बर्बाद कर रहा हूँ जो मुझे कभी हासिल नहीं हो सकती और जिन्हें मैं कभी अपना नहीं कह पाऊंगा। मुझे तुमसे रश्क होता है दोस्त। रश्क? हाँ, ईर्ष्या है दी। लेकिन क्यों? मेरे पास ऐसा क्या है जिसे तुम्हें ईर्ष्या होती है? दाम्पत्य सुख, मधुर विवाहित जीवन। तुम्हारे जैसी पत्नी भगवान किसी किसी को ही देता है, सर्वगुण संपन्न। अच्छा, तुम्हें ऐसा क्या दिखाई दिया उसमें? सुशीलता, शालीनता, संभ्रांतता क्या नहीं है उसमें। और खास तौर पे वो अंदाज जिससे वो तुम्हारी तरफ देखती है। तुम्हारे शरीर में बिजली सी दौड़ जाती होगी, है ना? बिजली? नहीं, बिजली तो नहीं। तो शायद झुरझुरी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो तुम्हारी तरफ देखे और तुम्हारे शरीर में हल्की सी झुरझुरी ना उठती है। उठती है। झुरझुरी तो काफी उठती है, मैं पूरा दिन झुरझुराता रहता हूँ। वो एक आदर्श महिला है निकी। मेरे जैसा बदकिस्मत आदमी जिसका इस दुनिया में कोई अपना नहीं है, ये बात कह रहा है। इसलिए विश्वास करना दोस्त, तुमने बहुत ही पुण्य किए होंगे जो तुम्हें ऐसी पत्नी मिली। वाकई किस्मत वाले हो सकता है हमारी किस्मत भी तुम पर मेहरबान हो जाए। हाँ, बस इसी उम्मीद में तो दिन काट रहा हूँ निकी। वरना जीना तो फिजूल लगता है। कभी कभी तो मन करता है कि गले में रस्सी बांध के हाँ। हे ईश्वर, सॉरी निकी, चलता हूँ। डॉक्टर इंतजार कर रहा होगा बेचारा। डॉक्टर? अरे सब खैर तो है? क्या बीमारी हो गई है तुम्हें? बस यूं ही मानसिक तनाव, उदासी, डिप्रेशन वगैरह। अच्छा चलता हूँ दोस्त। अरे हाँ निकी, हाँ, अपनी प्यारी पत्नी को मेरी तरफ से नमस्कार देना। और बस एक विनती है निकी, ये सारी बातें उनके सामने मत दोहराना, वरना उनकी कोमल संवेदनाओं को ठेस पहुंचेगी। काश कोई मेरी संवेदनाएं भी समझ सके। मुझे पता है कौन समझेगा, वो समझेगी। अब बस ये देखना है कब समझेगी और कब मेरी बाहों में आएगी। तब तक के लिए बहुत कुछ करना है, लेकिन मुझे नहीं। अब ये सारे काम मेरे दोस्त और सहयोगी श्रीमान निकी साहब करेंगे। कैसे? ओह हाँ, आज अचानक क्लब में पीटर सिमयोनिस से मुलाकात हो गई। ओ हाँ, आज अचानक क्लब में पीटर सिमयोनिस से मुलाकात हो गई। कौन?
पीटर सिमेनविच, वो जिससे 1 हफ्ता पहले बार में मुलाकात हुई थी, सुंदर सजीला सा नौजवान कुआरा, याद नहीं? बहुत गंदा और घटिया आदमी था वो, बस इतना याद है। नहीं नहीं, अगर उसके बारे में अपने विचार सुनोगी तो तुम ऐसा नहीं सोचोगी। उस बदमाश के विचार जानने में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन डार्लिंग, तुम्हारे बारे में उसने बहुत अच्छी अच्छी बातें की हैं। तुमसे बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ है वो, तुम्हारी सुंदरता से, तुम्हारी सुशीलता से। उसको लगता है तुम में किसी को प्यार करने की असाधारण क्षमताएं और विशेषताएं हैं, जैसे कि तुम्हारी आंखें और जिस अंदाज से तुम मुझे देखती हो वगैरह वगैरह। तुम्हारे बारे में काफी कुछ कहा उसने, लगातार कहता रहा। अच्छा, गुड नाइट। गुड नाइट। और इसके अलावा और क्या क्या कहा उसने मेरे बारे में? पीटर ने? जो भी नाम है उस घटिया आदमी का, और क्या क्या कहा उसने मेरे बारे में? बस यही सब कुछ जो मैंने तुम्हें बताया। लेकिन तुमने तो कहा वो लगातार कहता रहा। हाँ, सो तो है। लेकिन तुम तो चुप हो गए। अगर वो लगातार कहता रहा तो तुम्हें चुप नहीं होना चाहिए। या तो तुम भी लगातार कहते रहो या फिर चुपचाप सो जाओ। वो कहने लगा उससे मुझसे ईर्ष्या होती है। कहने लगा कि काश उसे भी कोई उस नजर से देखे जिस नजर से तुम मुझे देखती हो। उससे कैसे पता मैं तुम्हें किस नजर से देखती हूँ? वो उस दिन जब बाग में मुलाकात हुआ था, शायद उसकी नजर ने तुम्हें तब देख लिया होगा जब तुम्हारी नजरें मुझे देख रही थी, जिससे मेरे बदन में झुरझुरी दौड़ रही थी। झुरझुरी मेरी नजरों की वजह से? हाँ डार्लिंग, और नहीं तो क्या, पूरे बदन में दौड़ रही थी। लेकिन तुम्हारी नजरें तो उस पर थी, फिर तुम ये कैसे देख सकते थे कि मेरी नजरें तुम पर है? जबकि असलियत ये है कि मेरी नजरें फूलों की तरफ थी, क्योंकि मुझे महसूस हो रहा था वो जानबूझकर अपनी नजरें मुझसे हटा रहा है। तुम्हारी झुरझुरी किसी और वजह से उठी होगी। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। बहरहाल असल बात ये थी, वो तुमसे बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ है। मुझे लगा तुम्हें सुन के अच्छा लगेगा। जी नहीं, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा, और आइंदा ऐसी बातें ना ही सुनाया करो तो बेहतर होगा। अब कब मिल रहे हो उससे तुम? जल्दी? कल लंच पे। अब लंच पे तो कम से कम मेरे बारे में कोई बात ना की जाए, कह देना उसे, और डिनर पर बताना क्या बात हुई। गुड नाइट निक्की। गुड नाइट माय एंजल। गुड नाइट माय लव। अपनी चमत्कारी शक्तियों को देखकर मैं खुद हैरान हूं। उसके दिल में मेरे लिए न सिर्फ दिलचस्पी पैदा हो गई है, बल्कि मेरा नाम सुनकर उसका दिल फड़फड़ाने लगा है। जबकि अभी 2 मिनट पहले मैं उसकी नजरों में एक गंदा और घटिया आदमी था। कमाल की बात यह है कि इन सब उपलब्धियों के दौरान मैं अपने बाथरूम में खुशबूदार पानी के टब में लेटा आराम कर रहा था। अगले दिन का लंच लजीज तो था ही, साथ ही बहुत करामत भी था। अरे निक्की, कल इत्तेफाक से मेरी मुलाकात निकरा से हो गई। नाम तो सुना है ना? नहीं। बहुत मशहूर चित्रकार है। किसी बहुत बड़े राजकुमार ने उसे किसी असाधारण रूपसी का चित्र बनाने के लिए कहा। मैंने फौरन कहा कि मैं एक ऐसी असाधारण रूपसी को जानता हूं, लेकिन उससे बात करने का मुझ में साहस नहीं है। तुम क्यों नहीं बात करते अपनी श्रीमती जी से? किस बारे में? अरे उस चित्र का मॉडल बनने के लिए। इतना अलौकिक सौंदर्य चित्र में अंकित होकर अमर हो जाएगा। अगर दुनिया इस सौभाग्य से वंचित रह गई तो हम सबके लिए कितने शर्म की बात होगी। शर्म की बात होगी? अच्छा, हाँ सो तो है। तो जरा बात करके देखो अपनी श्रीमती जी से। हाँ हाँ जरूर, बात करूंगा मुझसे, मैं बात करूंगा। चलो बात करूंगा मैं। मेरे विचार से तो जो भी उसने कहा वो सब बकवास था, लेकिन उसने कहा किस तरह से था? मेरा मतलब
क्या उसने एग्जैक्टली असाधारण रूप से शब्द इस्तेमाल किए थे? हाँ, बिल्कुल यही शब्द। और यह भी कह रहा था अगर दुनिया इस सौभाग्य से वंचित रह गई, हम सबके लिए बहुत शर्म की बात होगी। बिल्कुल इन्हीं शब्दों में कहा था उसने। कुछ ज्यादा ही बह जाता वो अपनी आवाज को सुन। बस यही शब्द कहे थे उसने, कुछ और तो नहीं कहा था। ओ हाँ, कहा था अलौकिक सौंदर्य कहा था उसने। अलौकिक सौंदर्य मैं भूल गया था। कई बार लगातार? कुल कितनी बार? एक बार, दो बार या कितनी बार? एक मिनट, जरा सोचने दो। सॉरी, अभी याद नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, छोड़ो। लेकिन आइंदा सारी बातें लिख लिया करो तो बेहतर होगा। मेरे प्रेम पत्र वो पहुंचा रहा है, स्नेह भरे चुंबनों के साथ, और मुझे अजीब कह रहा है ना? बहुत अजीब बात। अच्छा तो जरा देखें हम लोग कहां तक पहुंच गए। वो बेचारी औरत मुझसे मिलने के लिए छटपटा रही है, क्योंकि उसे लगता है कि दुनिया में सिर्फ एक मैं ही हूं जो उसे समझ सकता है, अंडरस्टैंड कर सकता है। बोलता उसका पति है, लेकिन आवाज उसे मेरी सुनाई देती है। मेरे शब्द उसके कानों में गूंजते हैं और उसके दिल में उतरकर मीठा मीठा रस खोलते हैं। ये रस जो मीठा होने के साथ साथ जहरीला भी है। तो अब देखिए कि मैं कितनी बेरहमी से अपना आखिरी बार करता हूं। जिनके दिल कमजोर हो कृपया अपनी आंखें बंद कर लें। मेरे ख्याल से उसका दिमाग कहीं और ही भटक रहा होता है, सच पूछो तो। शायद किसी औरत की कल्पना में। औरत? कौन सी औरत? क्या उसका नाम बताया उसने? ना, बिल्कुल नहीं। इस मामले में बहुत पक्का है, वो मरते मर जाएगा। लेकिन उस औरत को बदनाम नहीं होने देगा, इसीलिए उस औरत के बजाय पूरा दिन तुम्हारे बारे में बात करता रहा हूँ। एकदम भोंदू है बेचारा। मुझे तो दया नहीं। छोड़ो, हमें क्या लेना देना उससे निकी। कल डिनर पर बुलाया है ना उसे? कल तो बिजी है वो। तो परसों बुला लो उसे। परसों भी बिजी। तो अगले हफ्ते, अगले महीने कभी तो फ्री होगा वो। खाना खाता ही नहीं है क्या? नहीं, लेकिन कह रहा था किसी बहुत जरूरी प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है वो, हमसे महीनों नहीं मिल पाएगा। और कह रहा था कि शायद उसे भी धीरज का फल मीठा ही मिले। और हाँ, उसकी राय में तुम्हें स्टेज की अभिनेत्री बनना चाहिए। अभिनेत्री? मैं और अभिनेत्री? लेकिन क्यों? किस वजह से भाई? उसने कहा, एक मिनट, उसी के शब्दों में बताऊं तो अच्छा रहेगा। हाँ हाँ, आराम से बताओ। कोशिश करो बिल्कुल वही बताओ जो उसने कहा। हाँ, लिखा हुआ है मैंने। जिस नारी के पास इतना आकर्षक व्यक्तित्व है, बौद्धिक प्रखरता है और कोमल संवेदनशीलता है, उसका हाउसवाइफ बने रहना कला संसार के प्रति अन्याय है। ये कहा उसने? और आगे, ऐसी नारी से रोजमर्रा के तुच्छ कामों का अपेक्षा करना जघन्य अपराध है। बस निकी, मैं और कुछ नहीं सुन सकती। और फिर उसने कहा, ऐसी दैवी प्रकृति को समय और आकाश की सीमाओं में बांधना असंभव है। बस निकी, बस प्लीज चुप हो जाओ। लास्ट में वो कहने लगा, अगर मैं स्वयं कहीं उलझा हुआ न होता तो तुम्हारी पत्नी को तुमसे छीन लेता। ऐसा कहा उसने? लिखा हुआ है। मेरे लिए बहुत जरूरी है जानना कि तुमने क्या कहा। मैंने कहा, छीनने की क्या जरूरत है भाई, ऐसे ही ले लो। तुमसे कोई ड्यूएल नहीं लेने वाला हूँ उसके लिए। प्लीज अब उसके बारे में मुझसे कोई बात मत करना और ना ही मेरा उससे कोई जिक्र करना। लेकिन मैं कहाँ करता हूँ डाली, जिक्र तो हमेशा वही छोड़ता है। वो तो मुझ पे इल्जाम लगा रहा था, कह रहा था कि मैं तुम्हें समझता नहीं हूँ।
जोर से चीख के कहने लगा, उनारी हवा का एक खुशबूदार झोंका है जिसे तुम अपने मुट्ठी में कैद नहीं कर सकते। वो एक आवाज है जो दीवारों से बिछन जाएगी। अगर मैं तुर्गने होता तो उसे नायिका बनाकर एक उपन्यास लिख डालता और जिसका नाम रखता मचलती आरज़ू या जज्बात की देवी। बहुत अजीब आदमी है, सचमुच बहुत ही अजीब। क्या आपने मुझे उसके नजदीक देखा? क्या हमने कोई बातचीत की? क्या हम में कोई खतो किताबत हुई? नहीं मेरे प्रिय शिष्यों, ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन फिर भी अपने पति के मुंह से निकले हुए मेरे एक एक शब्द पे उसके कान लगे रहते हैं। कमाल की बात है ना? 2 से 3 हफ्ते तक यही फॉर्मूला इस्तेमाल करते रहिए। उसका विरोध दिन पर दिन कमजोर होता जाएगा, कमजोर और ज्यादा कमजोर। नहीं, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती निकी। उसका एक शब्द भी नहीं, कुछ नहीं। लेकिन उसने भी यही कहा है मुझसे कि भगवान के लिए मैं तुम्हें कुछ ना कहूं, क्योंकि उसे डर है कि उसका दुख सुन के कहीं तुम भी दुखी ना हो जाओ। क्या? बहुत दुखी है वो? बहुत ज्यादा। आंखें वीरान, दिल परेशान, न खाता है न पीता है, एकदम दीवानों की तरह गुमसुम बैठा रहता है। हे भगवान, लेकिन क्यों? आखिर उसे हुआ क्या है? तन्हाई, अकेलापन। कह रहा था कि दुनिया में उसका कोई नहीं है, न माता पिता, न कोई रिश्तेदार, यहाँ तक कि कोई ऐसा साथी भी नहीं जो उसे समझ सके। लेकिन क्या उसे पता नहीं कि हम उसे कितनी अच्छी तरह समझते हैं? क्या उसे पता नहीं कि हम उसे कितना अच्छी तरह चाहते हैं, कितना पसंद करते हैं? क्या उसे पता नहीं कि हमारा दिल उससे मिलने के लिए कितना तड़पता है? हम दोनों का ही। मैंने बहुत समझाया उसे, बार बार कहा कि हमारे घर चलो, हमारे साथ खाना खाओ, तुम्हारा मन हल्का होगा। कहने लगा रहने दो, मैं तुम लोगों को भी दुखी कर दूंगा। आजकल किसी से मिलता जुलता नहीं है, घर में उदासी और अकेलापन खाने को आता है, इसलिए रात को उठ के उसी सुनसान बाग में घूमता रहता है अकेला। कितने बजे? 8-9 के बीच में। हाँ, बॉस को दंपति ने कल हमें 8 बजे खाने बुलाया है, तो ठीक है ना तैयार? ठीक है। नहीं, मुझे कल सोफी आंटी को देखने जाना है, वो बीमार है। मैं थोड़ा लेट आ जाऊंगी, 9 या 9:15 बजे तक। ठीक है। नहीं नहीं प्लीज, तालियां नहीं। इस महान उपलब्धि का श्रेय मुझ अकेले को नहीं है, मेरे मित्र और सहयोगी श्री पतिदेव जी का भी इसमें बराबर का योगदान। उन्होंने ऐसी चाबी भरी कि श्रीमती जी रस्सा तोड़ाकर मेरी बाहों में समाने के लिए दौड़ी चली आई। बिना घोड़ा, बिना गाड़ी, पैदल दौड़ती हुई। वो देखिए। मेरा ख्याल है अब इस आखिरी सीन से आप लोग नजरें हटाकर प्रोग्राम वगैरह पढ़ लीजिए, ठीक है। क्योंकि अब अगले कुछ लम्हे बहुत ही व्यक्तिगत होने वाले हैं। और आखिरकार मैं एक पत्र पुरुष हूँ। मेरी जान, मेरे हसीन ख्वाबों की ताबीर, जो एहसास मेरे सीने में मचल रहे थे, उन्हें पहली बार फोटो पे लाने का पल आ ही गया। अब मैं कहूंगा नहीं, कुछ मत करो, एक शब्द भी नहीं, जरा सी आवाज भी नहीं। मुझसे कुछ सहा नहीं जाएगा जब तक कि तुम मेरे दिल की बात नहीं सुन लोगे। पिछले कई हफ्तों से मैं तड़प रही हूँ, छटपटा रही हूँ। तुमने बहुत छल बल से मेरे पति के माध्यम से मुझ में वो सारी इच्छाएं, सारी तमन्नाएं जगा डाली, जो कि मैं ईमानदारी से स्वीकार करूंगी कि मेरे सीने में पिछले 7 वर्षों से दबी पड़ी थी। पता नहीं तुम्हारी मोहब्बत सच्ची है या नहीं, लेकिन तुमने मेरे दिल में ऐसी मोहब्बत, ऐसा जुनून पैदा कर दिया है जिसके बारे में मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। तुमने मेरे अहम को भरमाया, मैं बह गई,
तुमने मेरे मन में छुपे अनछुए तारों को छुआ, मैं गूंज उठी। तुमने मेरी दुखती रगों पर हाथ रखा, मैं हार गई। इसलिए मैं यहाँ खड़ी हूँ पीटर, तुम्हारे सामने, तुम्हारे लिए, तुम्हारी खातिर। एक बात और कहनी थी मुझे। मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ। वो बहुत जज्बाती आदमी नहीं है, ना ही बहुत रोमांटिक। हमारे वैवाहिक जीवन में अगर आसमान को छूने वाला आनंद नहीं है, तो पाताल की गहराई वाली निराशा भी नहीं है। हमारा जीवन एक समतल जीवन है, सहज और सीधा साधा। वो मुझे दिल से प्यार करता है, मेरे लिए पूरी तरह समर्पित। और इन सारी स्थितियों को स्वीकार करते हुए मैं अपने जीवन में खुश हूँ, संतुष्ट हूँ। मुझे पता है, एक बार तुम्हारी बाहों में आने के बाद मेरा ये जीवन हमेशा के लिए बर्बाद हो जाए। लेकिन इस पल मैं इतनी कमजोर और स्वार्थी हूँ कि खुद कोई फैसला नहीं कर सकती। इस पल केवल मुझे तुम्हारे चरित्र की दृढ़ता और पवित्रता का सहारा है। बस एक प्रार्थना है, मेरे साथ खिलवाड़ मत करना। हालांकि यदि करोगे तब भी मैं इनकार नहीं करूंगी। अगर तुम्हें मेरे जिस्म की हसरत है तो अपनी बाहें फैलाओ, मैं तुम्हारे सीने से लग जाऊंगी। लेकिन अगर तुम मुझे सच्चा प्यार करती हो तो अपना मुंह उधर मोड़, मैं चुपचाप चली जाऊंगी और हम फिर कभी नहीं मिलेंगे, ना ही बात करेंगे। इस छोटी सी खुशनुमा मोहब्बत की याद के सहारे मैं अपना सारा जीवन काट लूंगी। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। मैं प्रतीक्षा में खड़ी हूं। थैंक यू पीटर। ईश्वर तुम्हारा भला करे। भगवान तुम्हें वही खुशी दे जो अभी अभी तुमने मुझे दी है। थैंक यू। गुड बाय।